Hello students, in today's video we'll be studying geography and this video will be very important because it has very major and important concepts जो बहुत बार समझ नहीं आते हैं and most of the questions are derived from these concepts only. First topic is continental drift theory बहुत बहुत important है. It was given by Alfred Wegener in 1912. ठीक है. अब क्या कहा था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में? आप जिन बच्चों ने जियोग्राफी पढ़ी है उनको पता होगा एट वेरी स्टार्टिंग जब हमारी अर्थ बनी थी बहुत शुरुआत में, तो उस टाइम पे अर्थ जो था, अर्थ ऐसा था, ठीक है, मान लो ये हमारा अर्थ है और अर्थ पे सिर्फ एक ही पीस ऑफ लैंड था। जैसे आज के टाइम पे वी हैव 7 कॉन्टिनेंट्स, बट उस टाइम पे देयर वाज ओनली वन पीस ऑफ लैंड एंड वन ओशन। जो लैंड था उसको कहा जाता था पेंजिया एंड इट वाज कॉल्ड सुपर कॉन्टिनेंट because it was the greatest continent. It was only continent which was present on earth, and the ocean was called Panthalassa. Very important names, you should definitely learn it. और कुछ टाइम के बाद due to force which was applied on earth while revoluting or while rotation, तो क्या हुआ कि ये जो पेंजिया था ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया। वन पार्ट जो नॉर्दर्न पार्ट था और साउदर्न पार्ट था, इट गॉट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, नॉर्थ एंड साउथ. The northern part came to be known as Angara land or Laurasia, and the southern part came to be known as Gondwana land. And you will be shocked to know that India was a part of Gondwana land, but later on, due to the pressure which was applied on Earth while rotating, India also got divided, and uh, it it was a piece which got separated from the लोअर पार्ट और फ्रॉम द साउदर्न पार्ट. ओके, अब ये जब नॉर्दर्न और साउदर्न पार्ट में डिवाइड हुआ तो बीच में एक जगह सी बन गई, बीच में ये ओशन के लिए एक जगह बन गई एंड दिस वाज नोन एज टेथी सी. ठीक है, ये याद रखना, जो बीच में आपका था उसको टेथी सी कहा जाने लगा. अब बात आती है कि जो ये है ऑक्सीजन है अर्थ पे, ठीक है, ये कब आई थी? तो 4 बिलियन ईयर्स अगो से ऑक्सीजन है. स्टार्टिंग में ऑक्सीजन सिर्फ ओशंस में होती थी बट सरफेस पे आई है 2 बिलियन ईयर्स अगो. इसलिए हम लोग कहते हैं कि जो अर्थ के जितने भी क्रिएचर्स हैं उनका जन्म पानी से हुआ है. अब अंगारा लैंड में कौन कौन से थे कॉन्टिनेंट्स थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पूछ लेगा एग्जाम में विच वर द कॉन्टिनेंट्स हु आर द पार्ट ऑफ Angara land. North America, Eurasia, Greenland. These were the continents or these were the countries which were the part of Angara land at the very starting. And Gondwana land का South America, Africa, India, Australia, Antarctica, सब यहाँ पे वही कंट्रीज हैं जो साउदर्न पार्ट में प्रेजेंट है एक्सेप्ट इंडिया. क्योंकि मैंने आपको अभी बताया इंडिया गॉट सेपरेटेड, इंडिया अलग हो गया था. ठीक है, पहले इंडिया गोंडवाना लैंड का ही पार्ट था, बट जैसे अर्थ घूमती थी तो अर्थ के ऊपर कुछ प्रेशर लगता था. उस प्रेशर की वजह से इंडिया वाली जो प्लेट थी या इंडिया वाला जो पोर्शन था, इट गॉट ब्रोकन डाउन एंड फिर ये अलग होके ऊपर की तरफ मूव कर गया और बाद में चाइना की प्लेट से टकरा गया. अब प्लेट्स की बात हो ही रही है तो लेट्स मूव टू प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था दैट द अपर पोर्शन ऑफ अर्थ जो क्रस्ट है वहां पे होता है हमारा लिथोस्फेयर. ठीक है, ये आपकी, और लिथोस्फेयर का जो टॉप पार्ट होता है, जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन होता है, यहाँ पे होती है प्लेट्स. व्हाट इज प्लेट्स? कप प्लेट नहीं, प्लेट्स होती हैं जहाँ पे आपकी अर्थ की जो लेयर्स है, अर्थ का जो लिथोस्फेयर है, जो जमीन है, वो अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड है. इवन ओशंस के नीचे भी जमीन होती है एंड इट इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू सम प्लेट्स. ठीक है, और इस वजह से ओशन के नीचे भी वो आता है, अर्थक्वेक आता है. ठीक है, और लिथोस्फेयर के नीचे है स्टेनोस्फेयर. इन 1967 दिस थ्योरी वाज गिवन बाय मॉर्गन एंड टीम. ठीक है, 1967 में मॉर्गन और टीम ने ये थ्योरी दी थी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी अर्थ हैज डिवाइडेड इनटू 7 मेजर एंड वेरियस माइनर प्लेट्स. तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो अर्थ है वो 7 मेजर प्लेट्स में डिवाइड हुई है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये नाम आपको याद होने चाहिए 7 मेजर प्लेट्स के. ठीक है, कौन कौन सी है? पैसिफिक प्लेट. पैसिफिक प्लेट को रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है. क्यों? क्योंकि जो पैसिफिक ओशन के नीचे है पैसिफिक प्लेट और वो काफी ज्यादा नीचे है, मतलब काफी गहरा है, इस वजह से वहां पे वॉल्केनिक इरप्शन भी होता रहता है अर्थक्वेक के साथ साथ. तो इस वजह, और लगातार मतलब हर थोड़े थोड़े टाइम में वहां पे वॉल्केनिक इरप्शन होता रहता है, इस वजह से इट इज कॉल्ड एज
रिंग ऑफ फायर ये किसी एग्जाम में पूछा गया था, दैट विच प्लेट और विच ओशन इज नोन एज रिंग ऑफ फायर, तो याद रखना पैसिफिक ओशन या पैसिफिक प्लेट को हम लोग रिंग ऑफ फायर कहते हैं। और कौन सी है मेजर प्लेट्स? यूरेशियन, अफ्रीकन, नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन, अंटार्कटिका एंड इंडो ऑस्ट्रेलिया। 7 कॉन्टिनेंट्स है, तो ये तो वही हो गए आपके 6 कॉन्टिनेंट्स वाले ही हो गए। इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट याद रख लेना अलग से, एंड पैसिफिक प्लेट ये इजीली याद हो जाएंगे। एंड देयर आर सेवरल माइनर प्लेट्स, तो कुछ इंपॉर्टेंट माइनर प्लेट्स हैं। ये 4 इंपॉर्टेंट माइनर प्लेट्स हैं, इनके नाम याद कर लेना, वैसे तो बहुत सारी हैं, ठीक है। अब हम लोग बात कर ही रहे हैं, तो ये जो प्लेट्स होती हैं किस तरीके से जुड़ी हुई होती हैं और क्या असर पड़ता है इनका जब भी हम लोग उनको एक साथ देखते हैं, मतलब जब ये कन्वर्ज होती है या डाइवर्ज होती है, जो हम लोग बात करते हैं कि भूकंप आ रहा है या क्या आ रहा है, ठीक है, तो बाउंड्रीज होती हैं अलग अलग। जैसे मान लो ये एक प्लेट है एंड ये एक प्लेट है, ठीक है, तो यहाँ पे इनका कुछ कनेक्शन होता है, बट ये किस तरीके से कनेक्टेड है, इनके कनेक्शन से क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वो इसमें देखते हैं। तो 3 तरह की बाउंड्रीज होते हैं, कन्वर्जेंट बाउंड्री, डाइवर्जेंट बाउंड्री एंड ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। कन्वर्जेंट में ये इसमें 2 बाउंड्रीज एक दूसरे की तरफ आती हैं, डाइवर्जेंट में डाइवर्स हो जाती है, मतलब एक दूसरे के अपोजिट जाते हैं, ट्रांसफॉर्म में भी अपोजिट बट ऊपर नीचे वाला अपोजिट। कन्वर्जेंट इज अ डिस्ट्रक्टिव बाउंड्री, क्योंकि दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है, ठीक है। अब क्या होता है जो इंडिया और ये, अच्छा यहाँ ध्यान दो, सबसे पहले है कन्वर्जेंट बाउंड्री, ये देखते हैं। इससे क्या होता है, फोल्ड माउंटेन बनते हैं, जैसे हिमालयाज बने थे। क्या हुआ था जब इंडियन प्लेट जो थी वो चाइना की प्लेट से टकराई, तो ये जो कोलाइड हुआ, ये इतनी तेज कोलिजन हुआ कि ये जो लैंड थी वो ऊपर की तरफ उठ गई। यहाँ देखो, ये थोड़ा सा अलग है, ठीक है। जो लैंड थी, जब आप एक दूसरे मतलब दो बड़ी बड़ी चीजों को या बड़ी बड़ी लैंड फॉर्म्स को एक दूसरे से टकराते हो, तो वहां पे कुछ जो हिस्सा होता है वो ऊपर की तरफ उठ जाता है। तो जब इंडिया और चाइना की प्लेट टकराई, तो वैसे ही बीच में जो जमीन थी वो ऊपर की तरफ उठ गई, एंड दैट बिकेम हिमालय। ओके। और क्या आता है, अर्थक्वेक्स आते हैं, वॉल्केनोज इरप्ट होते हैं, ट्रेंच बनते हैं इससे, ठीक है। अब देखो ट्रेंच क्या होता है। मान लो ये है आपका ओशन के नीचे वाला फॉर्मेट है, ठीक है, ये एक हैवी प्लेट है, दिस वन इज योर हैवी प्लेट, और ये वाली जो है ये लाइट प्लेट है। अब ये दोनों आपस में टकराई, तो जाहिर सी बात है हैवी प्लेट इतनी ज्यादा हैवी है कि ये उसको उससे टकराने के बाद भी नीचे चली जाएगी, ठीक है। और जो लाइट प्लेट है वो टकराएगी और टकरा के वापस चली जाएगी, और इस वजह से क्या होता है, कुछ कुछ आपके जो पोर्शंस होते हैं, कुछ कुछ जो लैंड होते हैं ऊपर की तरफ खड़ी हो जाती है, एंड दैट बिकम्स योर आईलैंड, या दैट बिकम्स, जिसको हम लोग फोल्ड माउंटेन भी कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये जो पोर्शन खाली रह जाता है, ठीक है, हैवी प्लेट और लाइट प्लेट के टकराने से, दैट इज कॉल्ड ट्रेंच, ठीक है। और बहुत बार यहाँ पे मैग्मा होता है, तो इस वजह से भी आपके आइलैंड बनते हैं, क्योंकि जब कन्वर्जेंट बाउंड्रीज आपस में टकराएगी तो नीचे एस्थेनोस्फेयर है, जिससे वो ऊपर की तरफ चला जाएगा। और आपको पता ही है मैग्मा के ठंडे होने से लैंड बन जाती है, ठीक है। रिंग ऑफ फायर सिचुएटेड एट द एज ऑफ पैसिफिक ओशन, अभी हमने पढ़ा, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेंचेस फाउंड इन पैसिफिक ओशन, मैक्सिमम नंबर जो ट्रेंचेस है वो भी हमें पैसिफिक ओशन में ही मिलते हैं। और वर्ल्ड का सबसे डीपेस्ट ट्रेंच इज मैरियाना, ये आप याद कर लेना, ठीक है। मैरियाना जो है ये डीपेस्ट ट्रेंच है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका एक डीपेस्ट पॉइंट भी है, दैट इज कॉल्ड चैलेंजर डीप। मैरियाना ट्रेंच का डीपेस्ट पॉइंट है चैलेंजर डीप। नेक्स्ट है डाइवर्जेंट बाउंड्री, इसका क्या होता है इफेक्ट, रिफ्ट वैली बनती है, इससे भी अर्थक्वेक आता है। अब बाउंड्री इधर उधर होगी तो अर्थक्वेक आएगा ही आएगा। फॉर्मेशन ऑफ रिज, अब मैं बताती हूँ व्हाट इज रिज। ये हमें कहाँ देखने को मिलता है, इथोपियन हाई एंड्स में ये हमें देखने को मिला है। यहाँ पे क्या होता है, ये जो बाउंड्रीज हैं, जब ये समुद्र के नीचे की बात है, ठीक है। जब बाउंड्रीज एक दूसरे से नीचे अपोजिट हो जाती है तो बीच में गैप बन जाता है, ठीक है। और इस गैप से थोड़ा सा पोर्शन जो होता है वो ऊपर की तरफ आ जाता है, और इसी को हम लोग रिज कहते हैं, ठीक है। मैग्मा या जो भी चीज है, मोस्टली मैग्मा ऊपर को आ जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड रिज। इसमें दूर हट जाती है बाउंड्रीज जो होती हैं, वो एक दूसरे से दूर हट के मैग्मा को आने के लिए
एक स्पेस दे देती है, एंड दैट मेक्स रिज मिड अटलांटिक ओशन में हमें ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। तो इसमें ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में एक जमीन ऊपर की तरफ उठ जाती है, एक नीचे की तरफ उठ जाती है। अगेन यही हो रहा है, जमीन हिल रही है, बाउंड्रीज हिल रही है, तो अर्थक्वेक ही क्रिएट होगा। तो ये आपकी बाउंड्रीज इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आई होप समझ में आया हो। नेक्स्ट है क्लाउड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस पे स्टार बना लो, बिकॉज क्लाउड एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं कि ये क्लाउड कहाँ पाया जाता है, एंड दिस। वो व्हाट इज क्लाउड? क्लाउड इट इज मेड अप ऑफ डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर वेपर। तो ये डस्ट पार्टिकल्स और वाटर वेपर से बनता है। अब आपके क्लाउड अलग अलग तरह के होते हैं और अलग अलग जगह पाए जाते हैं। जैसे क्यूमुलस और स्ट्रेटस जो हैं ये लो क्लाउड्स है, ये नीचे की तरफ पाए जाते हैं। ऑल्टो क्यूमुलस एंड ऑल्टो स्ट्रेटस, जब ऑल्टो लग जाएगा तो ये हो जाएंगे आपके मिडिल क्लाउड। ये 3 किलोमीटर तक की हाइट में पाए जाते हैं, ये 6 किलोमीटर तक की हाइट में पाए जाते हैं, ठीक है। और ये सारे ही नॉन रेनी क्लाउड्स है, मतलब इनमें से कोई सा भी ऐसा नहीं है जो बारिश करता है। सीरोस, सीरोक्यूमुलस, सीरोस्ट्रेटस, ये आपके हाई क्लाउड है। इनको अगर बिना कोई सरनेम के हैं, ठीक है, तो वो लो क्लाउड है। अगर ऑल्टो लग गया तो मिडिल क्लाउड है, और अगर सिर लग गया इनके ऊपर, सिर कहाँ पे होता है, एकदम ऊपर की तरफ होता है ना, तो ये हाई क्लाउड है। ये एक तरीका है इनको याद करने का। अब रेनी क्लाउड आपको नाम दे देगा अलग अलग, और आपसे पूछ लेगा कि इनमें से रेनी क्लाउड कौन से हैं। तो दो होते हैं रेनी क्लाउड, निम्बस क्लाउड जो है वो रेनी क्लाउड है, और इसमें भी दो होते हैं, क्यूमिलो निम्बस एंड निम्बो स्ट्रेटस, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट हैलो क्या होता है, एक छोटा सा बीच में पॉइंट है। मून के आसपास कभी कभी आपको एक फॉर्मेशन दिखाई देगा, लाइट जैसा एक, ठीक है, कोहरा जैसा, दैट इज कॉल्ड हेलो, ठीक है, ये याद रखना। अब क्यूमुलस क्लाउड किस फॉर्मेट में होता है, हमने अभी देखा क्यूमुलस क्लाउड क्या होता है। क्यूमुलस क्लाउड जो आपका है ये वाला, ठीक है, तो ये किस तरह का होता है। अब एक चीज याद रखना, हर क्लाउड का शेप भी अलग होता है। जैसे क्यूमुलस क्लाउड है, ये कॉलीफ्लावर के शेप का होता है। स्ट्रेटस क्लाउड जो होता है ये फ्लैट बेस का होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो आपको पता है लॉन्गिट्यूड याद रखना, लॉन्गिट्यूड होता है ऐसे, ठीक है, और लैटिट्यूड होता है ऐसे, ऐसे लेटी हुई लाइंस लैटिट्यूड है, लंबी लाइंस लॉन्गिट्यूड है। लैटिट्यूड मूव्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, ये हमें नॉर्थ से साउथ के बारे में बताता है। लॉन्गिट्यूड हमें ईस्ट एंड वेस्ट के बारे में बताता है। नॉर्थ एंड साउथ के बारे में लैटिट्यूड से पता चलता है, लॉन्गिट्यूड के बारे में ईस्ट एंड वेस्ट से पता चलता है। अब लैटिट्यूड जो होता है ये पैरेलल होता है, ठीक है, मतलब एक लाइन ऐसे जा रही है, एक लाइन ऐसे जा रही है, तो एकदम पैरेलल है। बट लॉन्गिट्यूड पैरेलल नहीं होता है, क्यों? मान लो ये हमारी पृथ्वी है, ये बीच वाला तो ऐसा है, बट अब यहाँ पे ये पास में है, बीच से दूर है, यहाँ पे लाइन पास है, यहाँ से दूर है, ठीक है, तो इस वजह से दे आर नॉट पैरेलल। यहाँ पे सेंटर में जो होता है डिफरेंस इनके बीच में ये ज्यादा होता है, और टॉप में जो डिफरेंस होता है वो कम होता है, ठीक है, ये चीज याद रखना। लैटिट्यूड आपकी 181 है, एंड लॉन्गिट्यूड लाइंस जो है वो 360 है। अब ये चीज भी याद रखना, इन जो हमने अर्थ है, हमारी समझदारी के लिए हमने अर्थ को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, साउदर्न हेमिस्फेयर, ये वाला जो पोर्शन है इट इज योर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ये वाला पोर्शन आपका साउदर्न हेमिस्फेयर है। दिस इज योर वेस्टर्न हेमिस्फेयर एंड दिस इज योर ईस्टर्न हेमिस्फेयर। इंडिया का लैटिट्यूड और इंडिया का लॉन्गिट्यूड जरूर याद कर लेना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Now next, angular distance from equator is called latitude। जो angular distance होता है इक्वेटर से उसी को हम लोग लैटिट्यूड कहते हैं। कितने हैं? 181 आपके लैटिट्यूड्स हैं, और 1 डिग्री लैटिट्यूड कितना डिस्टेंस कवर करता है? 101 किलोमीटर का। ये आपका पूरा लाइंस है कि कहाँ पे क्या है, इक्वेटर है, उसके ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, फिर आर्कटिक सर्कल है, फिर नॉर्थ पोल है, और इक्वेटर के नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अंटार्कटिक सर्कल, फ्रिजिड जोन एंड साउथ पोल। कौन सा कौन वाला जोन है, ये सब चीजें इसमें लिखी हुई है। इंडिया कहाँ पड़ता है, एवरीथिंग इज नीट।
India south part faces direct sun rays whereas northern part doesn't face direct sun rays. इस वजह से आप डिफरेंस देख सकते हैं कहाँ पे गर्मी होती है, कहाँ पे ठंड होती है, कहाँ पे किस तरह का मौसम हो सकता है, ठीक है। ओनली ट्रॉपिकल जोन फेसेस डायरेक्ट सनरेज, ठीक है, जो ट्रॉपिकल जोन्स है वही डायरेक्ट सनरेज फेस करते हैं। यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है, दिस इज योर ट्रॉपिकल जोन, और इंडिया भी ट्रॉपिकल जोन में पड़ता है, इस वजह से इंडिया ऑल्सो फेसेस डायरेक्ट सनरेज, ठीक है। ये रहा, ये देखिए, दिस इज योर ट्रॉपिकल जोन। 21 जून को बहुत, हाँ ये रहा, यहाँ लिखा हुआ है मैंने, समर सोलिस्टिस किसे कहते हैं हम लोग, वर्टिकल रेज ऑफ सन फॉल्स डायरेक्टली ओवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इस दिन वर्टिकली हमारा जो सूरज की किरणें होती है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में पड़ती है ऑन 21 जून, जिस दिन बोलते हैं दिन सबसे बड़ा होता है, लॉन्ग डे इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड शॉर्ट डे इन साउदर्न हेमिस्फेयर। और इसके अपोजिट 22 दिसंबर को होता है लॉन्ग डे इन साउदर्न हेमिस्फेयर एंड शॉर्ट डे ऑन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, क्योंकि उस दिन सनरेज सही से नहीं पड़ती है, वर्टिकल सनरेज नहीं पड़ती है, वर्टिकल सनरेज कैप्री ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में पड़ते हैं, ठीक है। अब बात आती है इक्विनस नॉक्स। समर सोलिस्टिस और विंटर सोलिस्टिस तो ऑलमोस्ट सबको पता है। इक्विनॉक्स किसे कहते हैं, इक्वल डे एंड नाइट, जिस दिन रात और दिन दोनों बराबर होते हैं, तो इट इज ऑन मार्च 21 एंड सितंबर 23, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। अब अर्थ पे अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह का प्रेशर है, ठीक है। हम लोग पहले तो अर्थ को डिवाइड कर देते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड, जैसे 0 डिग्री पे 30 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री नॉर्थ एंड ऐसे ही। अब जब सूरज की किरणें अर्थ पे पड़ती हैं, ठीक है, मान लो यहाँ पे सूरज की किरणें डायरेक्ट अर्थ पे पड़ रही है ऑन इक्वेटर सीधा, तो टेम्परेचर हाई होगा, ये चीज हमेशा याद रखना, जहां टेम्परेचर हाई होगा वहां प्रेशर लो होगा। तो यहाँ पर लो प्रेशर बनता है ऑन इक्वेटर, हमेशा लो प्रेशर बनता है, और लो प्रेशर बनने की वजह से सारी हवाएं ऊपर की तरफ उठती हैं, और ऊपर की तरफ उठेंगी तो फिर ऊपर जाके ठंडी भी हो जाएंगी कुछ टाइम के बाद। जब ठंडी हो जाती हैं तो फिर वो 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ की तरफ नीचे को जाती हैं, और यहाँ पे कुछ हवा ऊपर भी चली जाएगी, तो जो जेट स्ट्रीम बनाती है, ठीक है। फिर अब ये 30 डिग्री नॉर्थ पे नीचे को चली गई हवा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका प्रेशर हाई हो जाएगा और टेम्परेचर लो हो जाएगा, इस वजह से हवा यहाँ यहाँ को चली आती है। और अगेन फिर यहाँ पे हवा हो जाएगी, नेक्स्ट यहाँ पे फिर से आपका जो प्रेशर है वो लो हो जाएगा और टेम्परेचर हाई हो जाएगा, अगेन यहाँ से हवाएं ऊपर की तरफ उठ जाएंगी, दोबारा यहाँ पे जेट स्ट्रीम बनाएंगी। तो सवाल ये आता है कई बार कि कितने डिग्री पे कौन सा जेट स्ट्रीम बनता है, जैसे 90 डिग्री और 60 डिग्री, 90 डिग्री साउथ और 60 डिग्री साउथ के बीच में पोलर सेल वाला बनता है, ठीक है। 60 डिग्री साउथ और 30 डिग्री साउथ के बीच में फेरल सेल, ये आपको याद रखना है। एंड 30 डिग्री नॉर्थ एंड 60 डिग्री नॉर्थ हेडले सेल, एंड 60 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री नॉर्थ अगेन फेरल सेल, और लास्ट में पोलर सेल। ये चीज आपको याद रखना है। अब बात आती है जेट स्ट्रीम हम लोग कहते किसे, हमने बोल तो दिया जेट स्ट्रीम बनती है, बट जेट स्ट्रीम होता क्या है। जेट स्ट्रीम्स आर डिपेंडेंट अपॉन लैंड एंड सी, देयरफॉर जेट स्ट्रीम डजंट मूव इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। जेट स्ट्रीम होती है कि हवा एक तरफ पे बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया तो बहुत ज्यादा हाई प्रेशर से बन रहा है, और ये आपके लैंड और सी पे डिपेंड करता है, ठीक है। और ये कभी भी स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करता है, ये कभी भी स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करेगा, ठीक है। जेट स्ट्रीम को हम लोग रोजले वेव्स भी कहते हैं, ठीक है। ये मियंडर करती है, मतलब टेढ़ी मेढ़ी जाती है, हमेशा ऐसे 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 जाएंगी, ठीक है। और जेट स्ट्रीम की एक खासियत होती है कि जहाँ टेम्परेचर हाई वहाँ प्रेशर लो, और जहाँ टेम्परेचर लो वहाँ प्रेशर हाई, अभी मैंने आपको बताया। ये चीज आप याद रखेंगे कि ये हमेशा अपोजिट काम करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लॉन्गिट्यूड्स के बारे में।
लॉन्गिट्यूड्स के बारे में आपने अभी अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। नेक्स्ट ये आप याद रखेंगे प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन या जीएमटी लाइन हम किसे कहते हैं? ग्रीनविच मीन टाइम को कहते हैं। और टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स आर 360। तो यहाँ पे हमारी क्लास हो जाती है खत्म। आई होप यू लाइक दिस वीडियो और एंड आई होप कि आपको कुछ चीज़ें समझ आई होंगी और आपने नोट्स बनाए होंगे। I'll see you in next video. Thank you. Please like, share and subscribe.